कहावत है कि घर में नहीं है खाने को अम्मा चली भुनाने। मेरा नारा बेटा नाम पावर हाउस। हमारी स्थिति क्या है, देश की स्थिति आज क्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप ये बताइए, अब शरणार्थियों को लेकर क्या रहे हैं? नई प्लाटिंग किए हैं आप, भारत की सीमा में कुछ बढ़ा दिए हैं, प्लाटिंग किए हैं, कहाँ उनको रखेंगे? एक तरफ आ रहे हैं जो युवा वर्षों से, जिसकी पूरी पीढ़ियां ऐसी हिंदुस्तान में बली पड़ी और यहीं ख़त्म हो जा रही हैं, आप उनके बारे में विचार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आया, युवा है जो करोड़ों आबादी बेरोजगार होकर घूम रही है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एक स्कीम बताइए इनकी जो सफल रही। फटकार लगानी पड़ी कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड हमको नहीं दिखाता है तो अवमानना का केस चलाएंगे। तो देश की स्थिति समझिए। हम उसको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार दे पाएंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। आपका लग गए, ऐसा तो है नहीं कि चांद पे जाके भाई वो खोज किया जा रहा था, कितना समय लग गया या चुनाव आ गया। घमासान छिड़ा हुआ है और उसी घमासान को लेकर के आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस के सामने पंथ पार्क में मौजूद हैं। CA क्या है, CA से कितना लोगों को नुकसान होने वाला है, कितना फ़ायदा होने वाला है, इस विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। और मैं चाहूँगा कैमरामैन सहयोगी जो है थोड़ा सा रोटेट करके दिखाए। गोरखपुर विश्वविद्यालय का वो तिरंगा लहराता हुआ है और ये तिरंगे की खूबसूरती मैं बता दूं, इस तिरंगे के नीचे जो लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये आपस में मिलकर रहते हैं। वही इसकी खूबसूरती है कि ये तिरंगा जो अपना है उसके नीचे तमाम धर्म के लोग रहते हैं। और इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ तमाम ऐसे युवा हैं जो राजनीति में काफ़ी पकड़ रखते हैं। उनसे हम जानेंगे कि CA क्या है, इससे आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भैया क्या नाम है आपका? गणेश कुमार प्रजापति। मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। जी। CA को लेकर के कैसे देख रहे हैं? आम नागरिक पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इससे? CA के लेकर देखिए, क्या बोला, पहली बात 11 दिसंबर 2019 को ही दोनों सदनों में CA को पास कर दिया गया था। अब 10 जनवरी 2020 को इसको राष्ट्रपति द्वारा पारित भी कर दिया गया था। ऐसा क्या, आज 4 साल का दिन बीत चुका है और चुनाव जब नज़दीक आया तो इस CA को लाया गया। ये बताइए, CA को लाया गया तो हमारा भारत देश जो है 7 देशों से जुड़ा हुआ देश है, इसमें 3 देश को ही क्यों शामिल किया गया? और 3 देश को अगर शामिल किया गया तो 2014 के पहले कौन कौन से देश हैं? हाँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों देशों को शामिल किया गया है। ठीक है। और इस तीनों देश के जो मुस्लिम लोग हैं, अगर वो 2014 से पहले इंडिया में रहते हैं, उनको क्यों नागरिकता देने से इनकार किया गया है? साफ साफ उसमें दिख रहा है। कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यकों को नहीं लिया गया है। और 2014 से पहले जो आए हैं इस देश में, उन्हीं को क्यों नागरिकता दी जाएगी और उसके बाद जो लोग आए हुए हैं उनको क्यों नागरिकता नहीं दी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। कानून के अच्छे ज्ञाता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पिंटू साहनी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। सर CA को लेकर के कैसे देख रहे हैं? आम नागरिक पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इससे? CA को अभी हम बताते चलें तो जो ये कहा जाए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यदि 2020 में ये राष्ट्रपति द्वारा यदि ये पारित कर दिया जाता है तो ये अब 8 बार इसको विस्तार रूप देते देते क्या ज़रूरत पड़ गई कि जब चुनाव है तभी इसको लागू कर दिया जाए। अच्छा, ये भी सवाल का विषय है। दूसरा ये है कि अभी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार यहाँ यदि आते हैं तो अपने देश में जो लोग हैं उनको हम मुहैया करा ही नहीं पाए हैं या करा ही नहीं पा रहे हैं। क्या दूसरे देश के लोगों को हम यहाँ नागरिकता दे के क्या उनको हम क्या किस आधार पे रखेंगे? यहाँ समस्या ये आ रही है कि यदि एक कमरा हमारे पास मकान है और हमारे परिवार में ऑलरेडी 2-4 लोग हैं, उनको असुविधाएं खेद हो रही है, तो क्या दूसरे को हम अतिथि के रूप में या अन्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं? भाई दरवाज़ा खुला है, आओ भाई आओ, तो क्या उसको बैठाएंगे अगले को? तो क्या बैठाने के बाद हम अस्थाई उसको कर रहे हैं? अस्थाई करने का क्या मतलब है कि क्या हम उसको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार दे पाएंगे? ये भी एक सोचने का विषय है।
ऐसे अगर कहा जाए तो क्या ये कानून जो सीए की बात आप कर रहे हैं, सीए, तो ये पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, जिससे ये भी स्पष्ट नहीं है। और रही बात इसको लाने में, क्या कोई इन्वेंशन हो रहा था कि विगत आप कहा जाए 20 से ये 4 साल लगभग आपके लग गए? ऐसा तो है नहीं कि चांद पे जाके भाई वो खोज किया जा रहा था कि इतना समय लग गया, या चुनाव आ गया तभी इसकी ज़रूरत पड़ गई है। ये तो भाई जो आपके शासन सत्ता में बैठे हैं, या कहिए राज्यसभा या लोकसभा या विद्वानगण हैं, इसको तो भाई एक टाइम लेके, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए विस्तार लेके। ये तो बहुत विगत सोचने या इन्वेंशन का विषय नहीं है, ये क्वेश्चन का विषय है। गंभीर सवाल है इनका, क्योंकि जो देश के युवा हैं उन पे ध्यान न दे करके ये सीएए पर ध्यान दे रहे हैं, इनका गंभीर आरोप है। और एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है सीएए को लेकर के। सर कैसे देख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है आम जनमानस पर? एक कहावत है कि घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। इस देश के युवाओं को आप रोज़गार देने में समर्थ नहीं हैं, महंगाई चरम पर है। आप न स्वास्थ्य सुविधाएं दे, बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोडवेज, बाकी चीज़ें आप ये नहीं दे पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर के यहाँ पे आएंगे। अपना पेट नहीं भर रहा है, दूसरे का टेंडर उठा लिए हैं। आपके देश में, इसी उत्तर प्रदेश के, पेट तो भर रहा है ना, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। देखिए जो है, किसी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इतने चरम पर थी कि सिपाही की भर्ती आई और 52 लाख फार्म पड़ा। फार्म का पैसा लिया गया, फार्म की परीक्षा कराई गई, फिर पेपर लीक कराया गया और परीक्षा रद्द कर दी गई, वो भर्ती रद्द हो गई। आप यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। जो युवा वर्षों से, जिसकी पूरी पीढ़ियाँ ऐसी हिंदुस्तान में बली पड़ी और यहीं ख़त्म हो जा रही हैं, आप उनके बारे में विचार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आया है, ध्रुवीकरण का ये मामला आप चालू कर दिए हैं। जो एक्ट 2020 में पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के आदेश से पारित हो चुका था, जिसे तत्काल आप लागू कर सकते थे, लेकिन उसे आप ठंडे बस्ते में डाले रखे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो आपका चुनावी चंदा है, जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हुए हैं, उसकी जानकारी दीजिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे चंदे का कागज़ मांग लिया, तो अब आप नया कागज़ लेकर के आए हैं। ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अरबों रुपए का घोटाला किया गया, भ्रष्टाचार किया है, गबन किया गया है, उसके ऊपर जनता का ध्यान न जाए। और जो मीडिया है, जो मुख्य मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो भी लगातार सीए एनआरसी को फिर से प्रसारित कर रही है। जबकि सवाल ये होना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई क्यों उतने दिनों तक अपना डाटा छुपाता रहा। सुप्रीम कोर्ट को ये फटकार लगानी पड़ी कि यदि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड हमको नहीं दिखाता है तो अवमानना का केस चलाएंगे। तो देश की स्थिति समझिए आप। आज ज़रूरत थी कि देश के युवाओं को नौकरी मिले। जो यहाँ पे रह रहा है, जो यहाँ बुनियादी शिक्षाओं से वंचित है, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और आप कह रहे हैं बांग्लादेश के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों का खर्चा निपटाएंगे। 400 रुपये लहसुन पार हो गया है। प्याज की महंगाई देखिए, गैस सिलेंडर का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए। आम विद्यार्थी किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आम जनमानस किस प्रकार से रह रहा है। ये कहा गया कि बाप मरा नारा बेटा नाम पावर हाउस। हमारी स्थिति क्या है, देश की स्थिति आज क्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप ये बताइए, आप शरणार्थियों को लेकर क्या रहे हैं? नई प्लाटिंग की हैं आप, भारत की सीमा में कुछ बढ़ा दी हैं, प्लाटिंग की हैं, कहाँ उनको रखेंगे? एक तरफ होता है कि जब बच्चों को रोज़गार की बात आती है, तब आप कहते इतनी जनसंख्या सबको रोज़गार नहीं मिल सकता है, तो फिर जनसंख्या बढ़ा क्यों रहे हैं? यानी कि आप ये मानिए कि आप रोज़गार जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। यदि आपके पास वो व्यवस्था है कि आप अफगानिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को भारत में शरण दे सकते हैं, तो आप हिंदुस्तान में जो वर्तमान में पीढ़ी रह रही है, इसको रोज़गार आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जब जनता जो है कि आपसे मूलभूत आवश्यकताओं की मांग करेगी, तब आप कहेंगे जनसंख्या बहुत अधिक है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या सारी समस्याओं की जननी है। लेकिन जब अभी चुनाव आ गया है तो आपको हिंदू मुस्लिम करना हुआ। और सीए एनआरसी में एक चीज़ और समझिए आप, एनआरसी में कहा कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में जगह दी जाएगी। ये कौन सा स्टेटमेंट है? यानी कि आप उसमें मुस्लिम क्यों एक्सक्लूड किए? या तो आप, अगर आपका इतना उदार हृदय है, आप सबको शरण देना चाहते हैं, तो देखिए आप इंसान के चश्मे देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो। यदि आपको लगता है कि विदेशों में उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो सबको लेकर के आइए, सबको एडजस्ट करिए। तो आप पूर्ण रूप से हर मामले में न तो आपकी नीयत सही है, ना आपकी नीयत सही है। आप पूर्ण रूप से देश को बरगलाना चाहते हैं, मुद्दों से हटाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय का जो युवा है, वो रोज़गार के मुद्दे पर टिका हुआ है। आज उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके रोजी रोटी की समस्या है, जिसको लेकर के युवा, मुझे नहीं लगता कि सीए एनआरसी के मामले में पड़ने वाला है। मीडिया ने हालांकि बहुत प्रोपेगेंडा तैयार करने का प्रयास किया।
आरएसएस की जो पूरी थिंक टैंक उसने बहुत प्रयास किया। इसके बावजूद देश में आप आम जनमानस के बीच में आइए, अब सीए एनआरसी को लेकर के किसी प्रकार का कोई रुझान नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं है। जनता भी समझ रही है कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बीच में एक जुमला फेंका हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर से एक बार आपके पास आएंगे। वकील साहब से थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि सीए जो है उसमें कमियां आखिर कहाँ लग रही हैं इन लोगों को, उस कमियों को कैसे दूर किया जाए। सर आपसे सवाल है। पहले तो ये आपको बता दें कि ये जो सीए की बात कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। यदि आप ला रहे हैं तो उसको क्या करें, जनता के लिए ला रहे हैं, जनता के हित में, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपका लाभ क्या है, नुकसान क्या है। उसमें यदि हम अन्य देशों से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश कहीं से ले आ रहे हैं तो उसका क्या, किसका क्या डॉक्यूमेंट्री क्या लगेगा, ये भी होना चाहिए। तो पहला तो ये है कि अभी भाई साहब बताए हैं कि यह जुमला है, वास्तव में जुमला है। जुमला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह स्पष्ट है ही नहीं। स्पष्ट होता तो क्या 8 बार इसको विस्तार करने में अभी भी कहा जाए तो अभी ये इसके विरोध में अभी विपक्ष सारे लोग खड़े हो जाए तो फिर विस्तार रूप ले लेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ आम जनमानस के लिए नुकसानप्रद है। नुकसानप्रद है। योगेश जी, मेरा आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा, क्या इसमें कमियां हैं सीए को लेकर के, उसमें कहाँ दिक्कत? देखिए, बेफजूल का मुद्दा ही है। इस देश का असली मुद्दा जो होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार होना चाहिए। किस प्रकार से यहाँ की युवा जो बेरोजगारी की वजह से अन्यत्र रास्तों पर चल रहे उनको सही रास्ते पर लाया जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि घर में खाने की व्यवस्था नहीं है और आप दूसरे को दान दिए जा रहे हैं। आप पहले बताइए कि इस देश के भीतर जो हमारे युवा हैं, जो करोड़ों आबादी बेरोजगार होकर घूम रही है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एक स्कीम बताइए इनकी जो सफल रही हो। उत्तर प्रदेश के भीतर एक ऐसा पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ। यही स्थिति पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ। तो आप यहाँ के युवाओं को, जिनके माँ बाप आपको टैक्स दे रहे हैं, जिनके टैक्स से आपका जो है कि आपकी सरकार चल रही है, आप उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का ठेका लिए हुए हैं। सर्वप्रथम जो आपके देश के युवा हैं, जो आज रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें रोज़गार दीजिए और ऐसे बेफजूल के मुद्दों को ला करके चुनाव के वक्त पर ध्रुवीकरण जो करने की राजनीति का समापन है। ये मैं आपको बता दूं कि युवा पूर्ण रूप से इस छद्म वातावरण से बाहर निकल चुका है। मेरी तमाम युवाओं से बातचीत होती है जो पूर्व में बीजेपी की मानसिकता से बहुत प्रभावित होते थे, उनका भी ये कहना है कि सरकार वास्तव में जो जन्मीन मुद्दे उससे भटक चुकी है। जो सरकार में आई थी, कही थी कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आज रोज़गार उसके मैनिफेस्टो गायब हो गया है। उसके मुद्दों में कहीं नहीं रह गया कि काला धन हम लेकर के आएंगे। जो स्विस बैंक से काला धन लेकर आए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप बताइए कितना चंदा पाए थे, वो नहीं बता पा रहे हैं। अब स्विस बैंक से काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन चंदा कहाँ से पाए हैं, छुपाएंगे। ये स्थिति है इनकी। तो बेफजूल का मुद्दा है सीए, एनआरसी, ये सब चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास इसमें कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ। वह रोज़गार के सवाल पर फेल है, वह महंगाई के सवाल पर फेल है, भ्रष्टाचार के सवाल पर फेल है। वह सिर्फ और सिर्फ सोच रही है कि वो ध्रुवीकरण के माध्यम से चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए पूरा सरकारी तंत्र उनका लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि युवा इन सारे बेफजूल के मुद्दों से बाहर निकल करके रोजी और रोजगार के मुद्दों पर सवाल देगा, वोट देगा। तो ये थे वो युवा जो राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा ये सीए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगी हर वो युवाओं की आवाज़ जो दब जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।